मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई जारी चल रही होगी और अच्छी भी चल रही होगी। हाँ बच्चों, तो फिर मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसे हम समाज कहते हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हालांकि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। तो क्या आपने मेरी वीडियो को अभी तक जितना भी देखा उसे लाइक किया, सब्सक्राइब किया आपने? नहीं तो अभी करिए और तुरंत करिए बच्चों। चलिए आज मैं आपको समाज पढ़ाती हूँ। और बच्चों थोड़ा सा पिछला भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो में, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 कैसे लाएं, एक ये वीडियो है, फिर रस का है, फिर छंद का है, अलंकार का है। तो ये सब वीडियो अगर आप पिछला नहीं देखे हैं, उसे देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप वहां पर जा करके क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम समाज शुरू करते हैं। समाज पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे जो समाज है वो कौन कौन सी समाज आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार है, ये भी आपको बताएंगे। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी जिसे आप देखते ही तुरंत कुछ ही सेकंड में आप उसका आंसर पहचान जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं समाज किसे कहते हैं, समाज की परिभाषा क्या है। उसके बाद हम आपको समाज कितने प्रकार का होता है, आपके एग्जाम की दृष्टि से समाज कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, ये सभी हम आपको बताएंगे। चलिए तो जानते हैं समाज की परिभाषा क्या है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को अधिक शब्दों के बीच में से विभक्ति हटाकर उन्हें मिलाया जाता है। में से विभक्ति हटाकर उन्हें मिलाया जाता है। तो उस मेल को हम समास कहते हैं। तो उस मेल को समास कहते हैं। समास शब्द सम और अस शब्दों से मिलकर बना है। जहाँ सम का अर्थ है समीप तथा अस का अर्थ बैठना है। तो गाइस देखिए क्या होता है समास। देखिए जो समास है ये जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में से विभक्ति हटाकर उन्हें मिलाया जाता है तो उससे उस मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास जो शब्द है वो सम और अस दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ सम का अर्थ है समीप, अस का अर्थ है बैठना। यानी समास बराबर क्या हो गया आपका, समीप बैठना, या समीप से जो उसका अर्थ का अनुमान लगाया जाता है उसे हम समास के नाम से जानते हैं या समास कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। समास तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपके एग्जाम की दृष्टि से जो समास इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए जानते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन समास इम्पोर्टेंट है।
आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समास। तो कौन कौन से हैं बच्चों? द्वंद्व समास, नेक्स्ट है द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, लास्ट है कर्मधारय समास। बस यही 4 आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। 101% चांस है ये पूरे समास आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको एक बहुत ही मजेदार ट्रिक बताने जा रही हूँ जिसके माध्यम से आप समास को कुछ ही मिनटों या सेकेंडों में ही तुरंत उसे पहचान सकते हैं उसमें कौन सा समास दिया गया। द्वंद्व समास में क्या होता है? आपका योजक चिन्ह इसका ट्रिक है। क्या है बच्चों? योजक चिन्ह। द्विगु समास में संख्यावाचक होता है, यानी इसमें क्या होती है? संख्याएं दी रहती हैं जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं। और बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा अर्थ निकलता है, कोई तीसरा अर्थ निकलता है। कर्मधारय किसी से तुलना की जाती है, किसी से तुलना करना। देखिए ये आपका क्या हुआ? पूरा ट्रिक है। इतना समास अभी मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगी, लेकिन बच्चों ये ट्रिक है, जादुई ट्रिक है। इसे आप लोग अपने माइंड में बैठा के रखिएगा, जिससे आप एग्जाम में अगर आपको पूरी परिभाषा नहीं याद है तो आप बस इन कुछ ही चीज़ों के माध्यम से आप उसका आंसर कुछ ही सेकंडों में बता सकते हैं और लगा सकते हैं। इससे आपके समय की बचत भी होगी। तो चलिए आगे जानते हैं। सबसे पहले कर्मधारक समास किसे कहते हैं, और मैं आपको इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी बताऊंगी जो आपके पेपर में आए ही आए हैं और आगे भी आएंगे। चलिए जानते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में सबसे पहले हम उसकी परिभाषा या पहचान जानेंगे कि क्या होती है। बगैर इसके हम कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा समास है? परिभाषा, जिसका पहला पद विशेषण होता है, यानी पहला पद क्या होता है? विशेषण, तथा और दूसरा पद विशेष से होता है। और दूसरा पद क्या होता है बच्चों? विशेष, विशेष से होता है। अथवा तो वह क्या होता है? कर्मधारय समास। तो वहां कर्मधारय समास होता है। अब हम एग्जाम्पल की दृष्टि से इसे समझेंगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से। चलिए जानते हैं। जैसे कह सकते हैं अधपका, अधपका, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका क्या दिया रहेगा बच्चों? आधा है जो पका, आधा है जो पका। देखिए इसमें क्या कह रहा है? पहला पद जो है विशेषण होता है और दूसरा पद क्या है? विशेष है। ये अधपका है, वो कैसा है? आधा है। ये आपका विशेषण हो गया। अब उसकी विशेषता है कि वो पका हुआ है, ये आपका विशेष हो गया। ऐसा अभी तक आपको किसी टीचर ने नहीं बताया होगा, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, लाइक करते चलिएगा बच्चों। चलिए और उदाहरण जानते हैं हम। नीलकमल, क्या है? नीलकमल।
नीला है जो कमल, क्या है? नीला है जो कमल। अब विशेषण क्या हो गया आपका? कमल, और उसकी विशेषता क्या हो गई? वो नीला है। कर्मधारय समास के कुछ और उदाहरण भी जानते चलिए, जिससे आप एग्जाम में आसानी से जान सके या उसे पहचान सके। ये जो मैं उदाहरण आपको बताने जा रही हूँ, ये एग्जाम में यानी पिछले एग्जाम में आया हुआ है और आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। नीलमणि, नीलांबर, प्रधानमंत्री। अगर आपको इसके आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलिएगा। प्रधानाध्यापक, आप लोग देखते हैं कुछ कोशिश करते ही नहीं है कि मुझे आंसर आ रहा है तो मैं इसका आंसर पहले से दे देता हूँ। शुभ कर्म, नीलमणि, नीली है जो मणि। नीला है जो अंबर। प्रधान है जो मंत्री। प्रधान यानी अध्यापक में जो प्रधान है, या फिर प्रधान है जो अध्यापक, उसे हम प्रधानाध्यापक बोलते हैं। शुभ कर्म, शुभ है जो कर्म। एक और जानेंगे, सत्पुरुष। सत्य है जो पुरुष, यानी सच्चा है जो पुरुष। स्वर्ण कलश। चलिए कुछ और उदाहरण जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट कुछ और इम्पोर्टेंट उदाहरण जानते हैं। स्वर्ण कलश, मृगनयन, स्वर्ण का है जो कलश। मृग है जिसके नयन, मृग जैसे नयन। मैंने इतना आपको उदाहरण बताया है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और जहाँ न समझ में आया, अगर समझ में भी आया हो तो अगर आपको आ रहा है तो आप आगे आगे कमेंट में आंसर देते चलिए ना, इससे हमें भी पता चलेगा आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट समास जानेंगे क्या है। पहले परिभाषा जानेंगे। हालांकि मैंने आपको ट्रिक बता दिया है पहले से ही, तो आप लोग उस ट्रिक पर भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी परिभाषा भी जानते रहिएगा। जिसके समस्त पदों में से, जिसके समस्त पदों में से, इसमें जानते हैं बच्चों, इसमें और ही कोई प्रधान होता है। समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कोई भी पद
प्रधान नहीं होता है, इसका कोई और ही अर्थ प्रधान होता है। एवं दोनों पद मिलकर, एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। अभी मैं उदाहरण आपको बताऊंगी तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, क्या क्या रहा है ये? जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। मैंने आपको पहले ही ट्रिक में बता दिया था कि इसमें जो होता है, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे पद की ओर ये संकेत करता है। तो चलिए उदाहरण जानते हैं। पीताम्बर, पीला है अंबर, अंबर या वस्त्र, यानी ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? श्री कृष्ण की ओर। इनका जो अर्थ निकल के आ रहा है वो श्री कृष्ण की ओर आ रहा है। मतलब पीताम्बर पीला है अंबर या वस्त्र, यानी जो कृष्ण है वो कैसा वस्त्र धारण करते हैं? पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो इसीलिए उन्हें पीताम्बर भी कहा जाता है। चक्रपाणी, नेक्स्ट है चक्रपाणी। अब बताइए बच्चों क्या होगा? चक्र है हाथ में जिसके, कौन है वो? चक्र है हाथ में जिसके, किसकी ओर संकेत कर रहा है ये? विष्णु, भगवान विष्णु की ओर। नेक्स्ट जानेंगे 12 सिंघा। 12 सिंह है जिसके, ये थोड़ा सा द्वंद्व में रहता है, लेकिन इसे गिना जाता है बहुव्रीहि समास में ही। बारह सिंह है जिसके, अर्थात एक विशेष क्या है? पशु है। चलिए और उदाहरण जानेंगे हम। लंबोदर, अब आप लोग बताइए तो किसकी ओर संकेत कर रहा है ये? लंबा उदर है जिसका, लंबा है उदर, यानी जिसका लंबा है उदर जिसका, गणेश भगवान। कौन है? गणपति बप्पा मोरया। विषधर, इसकी एक खास विशेषता और है बच्चों कि ये ज्यादातर ईश्वर है, मतलब इस समास में ईश्वरीय लोगों के नाम आते हैं। तो आप एक संकेत इसका ये भी समझ सकते हैं। विष को धारण करने वाले कौन है? भगवान भोलेनाथ। विष को धारण करने वाले। वीणा पाड़ी, बहुत एग्जाम में ये पूछ चुका है। वीणा पाड़ी यानी वीणा है हाथ में जिसके, वीणा है हाथ में जिसके, कौन है वो? सरस्वती।
तो चलिए इतना उदाहरण बहुत हो गया है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट समास किसे कहते हैं और उसके उदाहरण जानेंगे। द्वंद्व समास आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया पहले ही कि इसका जो पहचानने का नजरिया है वो योजक चिन्ह है, कि बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। हालांकि चलिए पहले परिभाषा जान लेते हैं कि क्या है। जिस समास में समस्त पद, जिस समास में समस्त पद, समस्त पद के दोनों पद क्या है बच्चों, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो, दोनों पद क्या हो, समान हो, वहां द्वंद्व समास होता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण क्या है इसके, अन्न जल, अन्न और जल। नेक्स्ट जानेंगे अपना पराया, बहुत बार पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा, श्योर है कि पूछेगा ही। नेक्स्ट है आचार विचार, आचार विचार और भी उदाहरण जानते हैं, जैसे थल जल, जल और वायु, जीवन मरण। देखिए इसमें दोनों पद क्या है, प्रधान है, थल जल, जल और वायु, जीवन मरण। उत्तर दक्षिण, हर्ष विषाद। अब एक लास्ट बचा हुआ है जिसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अब इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए, राजा रानी, दाल रोटी। चलिए इतना बहुत है। चलिए जानते हैं द्विगु समास क्या है। लास्ट है ये आपका, परिभाषा जानेंगे। हालांकि मैंने ट्रिक में आपको बता दिया था कि इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, उसमें संख्याएं दी रहती हैं जिससे आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि ये द्विगु समास है। द्विगु समास में डायरेक्ट जानते हैं, जहां पहला शब्द संख्यावाचक होता है। क्या होता है बच्चों, संख्यावाचक होता है। बहुत आसान है इसको पहचानना। और दूसरा शब्द प्रधान होता है। संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, दूसरा शब्द जो है वो प्रधान होता है। देखिए इसमें पहला शब्द जो संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा शब्द प्रधान होता है। और हम इसके कुछ उदाहरण भी जानेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नवरात्र, तो इसमें क्या है ये देखिए, पहला जो शब्द है संख्यावाचक विशेषण है, नौ आया है, और रात्र दूसरा शब्द क्या है, प्रधान है। तो इसका पूरा क्या होगा, नवरात्रियों का समूह।
नवरात्रियों का समूह। नेक्स्ट जानेंगे पंचतंत्र। पंचतंत्र का क्या हो गया? 5 तंत्रों का समाहार। 5 तंत्रों का समाहार। चलिए कुछ और उदाहरण जानते हैं। दोराहा, चौराहा, त्रिवेणी, पंचवटी, अष्टसिद्धि। दो राहों का समाहार, 2 राहों का समाहार, 4 राहों का, जो चौराहा आप लोग बोलते हैं जब जाते हैं रोड पे, त्रिवेणी 3 वेड़ियों का समाहार, 3 वेड़ियों का समूह या समाहार एक ही हुआ। पंचवटी 5 वटों का समाहार। अष्टसिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार। 8 सिद्धियों का समाहार। चलिए बच्चों, आप लोग कमेंट में बताइएगा चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, कहाँ तक समझ में आ रही है और कहाँ नहीं समझ में आ रही है। आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। हालांकि मैंने काफ़ी ध्यान से पढ़ाया है, चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाया है। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा और अच्छे से आपने वहाँ पे उत्तर दिया प्रश्नों का। तो बच्चों, ऐसे वीडियो को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और हाँ बच्चों, अगर आपको मेरे पिछले वीडियो को भी पढ़ना है कि किस प्रकार से उसमें पढ़ाया गया है, या फिर रस छंद अलंकार पढ़ना है और सामाजिक विज्ञान में कुछ टॉपिक मैंने बताया है, उसमें सिलेबस भी आपको डिस्कस किया है, इंग्लिश में कुछ और सिलेबस बताया है, और जीवन परिचय कैसे लिखे मैंने ये सब भी आपको पढ़ाया हुआ है। तो इन सबको जानने के लिए हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप उसमें जा करके सारे वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपकी भूल है। मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी आपके कंपटीशन में आ सके और टॉप बनने की श्रेणी में वो भी आपके साथ चल सके।